नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। और आज जनहित में बात एक बार फिर से यौन शोषण के आरोपों में घिरे डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण केस में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला कोर्ट में करीब 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर पॉक्सो के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज 2 केस में 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की है और एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। वहीं दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस दाखिल किया गया। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। महिला रेसलर के आरोप क्या? होटल के रेस्टोरेंट में मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे टच किया, छाती से पेट तक छुआ। मैं चटाई पर लेटी थी। आरोपी ब्रजभूषण मेरे पास आया, टी शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया। आरोपी ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया, फिर अचानक मुझे गले लगा लिया। ब्रजभूषण सिंह ने मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी नाभि पर हाथ रख दिया। मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की और एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। हाल ही में ब्रजभूषण पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल लिया था। अपने बयान में पहले जहां नाबालिग महिला पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तो वहीं अब उसने बयान में बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने पहले बयान में यौन शोषण की बात कही थी। दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी, इसीलिए गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पॉक्सो की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस हटाने की सिफारिश की है। और इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई है।
शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। कुश्ती संघ के चुनाव के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की गई है। चुनावी प्रक्रिया के तहत निर्वाचक मंडल के लिए नाम देने की आखिरी तारीख 19 जून। 22 जून को तैयारी कर सूची जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 जून। 28 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 जून से 1 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और इसके बाद 6 जुलाई को चुनाव होगा। हाल ही में पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी और इस दौरान खेल मंत्रालय द्वारा मिले आश्वासन के बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन रद्द कर दिया था। खेल मंत्री की ओर से पहलवानों को आश्वासन दिया गया था ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के चुनाव जून के अंत तक होंगे। हालांकि कुश्ती संघ के चुनाव के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की गई है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने 28 मई को हुए बवाल को लेकर पहलवानों पर दर्ज केस वापस लेने का आश्वासन दिया था। चुनावी प्रक्रिया के तहत निर्वाचन मंडल के लिए नाम देने की आखिरी तारीख 19 जून तय की गई है। इसके बाद 22 जून को तैयारी कर सूची जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 जून होगी। वहीं नामांकन का प्रदर्शन 27 जून को किया जाएगा और इसके बाद 28 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इस दिन ही लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 6 जुलाई को चुनाव होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो दिल्ली पुलिस की नजर में ब्रजभूषण शरण सिंह एकदम पाक और साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब 550 पन्नों की चार्जशीट रिपोर्ट दाखिल की गई है। 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ होगा ये देखना होगा। हालांकि कई धाराएं लगाई गई हैं। GFX के जरिए भी जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या कुछ खास रहा। महिला रेसलर के आरोप क्या क्या रहे, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक जो गंभीर आरोप लगे थे उसे GFX के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, होटल के रेस्टोरेंट में मुझे अपनी मेज पर बुलाया, टच किया, छाती से पेट तक छुआ। ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए। तो आरोपी ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया, फिर अचानक मुझे गले लगा लिया। हालांकि लगातार इन आरोपों को ब्रजभूषण शरण सिंह नकारते रहे, नजरअंदाज करते रहे और इसके बाद अब एक नया मोड़ सामने आ जाता है। दिल्ली पुलिस 45 दिन तक ये मामला, आंदोलन चलता रहा। 45 दिन तक पूछताछ करती रही। लगातार 25 लोगों के गवाही और बयान दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी जाती है। इतने गंभीर आरोप और सबसे बड़ा आरोप जो नाबालिग ने अपने बयान दर्ज कराए, 161 और 164 के बयान को वापस ले लिया, यानी कि पॉक्सो एक्ट अपने आप ही हट जाता है। और अब इसी को लेकर ये 1000 पन्नों की रिपोर्ट दर्ज की गई और ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुश्ती संघ के चुनाव कब होने हैं? 6 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। चुनावी प्रक्रिया के तहत निर्वाचक मंडल के लिए नाम देने की आखिरी तारीख 19 जून निर्धारित की गई है। 22 जून को तैयारी कर सूची जारी की जाएगी, क्योंकि 6 जुलाई को चुनाव होने हैं कुश्ती महासंघ के। उससे पहले नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जून है। तो 28 जून को नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी।
हालांकि आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह अब दूर रहेंगे, लेकिन उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो जरूर वोट डाल सकते हैं। तो आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे जनहित में। दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार ये मामला देश में एक लंबी खींचतान के बाद अगर देखा जाए तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही थी और अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पॉक्सो का ना लगना मतलब कि राहत ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंचल यादव हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमिला मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता हाई कोर्ट की, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिनव पांडे, अधिवक्ता हाई कोर्ट के, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवेश शर्मा, संवाददाता, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुलदीप भरत, संवाददाता, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं दिल्ली का। प्रवेश शर्मा, अगर देखा जाए एक लंबी खींचतान के बाद दिल्ली पुलिस लगातार बयान दर्ज करती है, लगातार पूछताछ करती है और इसके बाद अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि पॉक्सो एक्ट का ना लगना, राहत ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। प्रवेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 12:30 बजे के आसपास ब्रजभूषण के चार्जशीट जब दिल्ली पुलिस ने फाइल की तो उसमें सबसे अहम बिंदु ये रहा कि दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को थोड़ी सी राहत दी और उसमें साफ साफ ये बताया कि उनकी जांच में ऐसी कोई भी घटना जो है उनको नहीं मिली है, ना पाई गई है। जबकि दिल्ली पुलिस ने लगभग 150 से ज्यादा जो है गवाहों से डिटेन उनसे बातचीत की थी, उनसे पूछताछ की थी। और उसके अलावा मैं बता दूं दिल्ली पुलिस की सबसे अहम बिंदु जो रहा उसमें दिल्ली पुलिस ने जो पॉक्सो एक्ट को लेकर साफ साफ जो है ब्रजभूषण को बचाव करते हुए उसको कैंसिलेशन की भी पिटीशन डाल दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई 4 जुलाई को होगी और ब्रजभूषण तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट हुई है उसमें ब्रजभूषण का कहीं ना कहीं बचाव होता दिखाई दे रहा है। और दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में ये बात साफ साफ बोल दी है कि उनको ऐसा कोई भी मामला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसको लेकर आगे इस तरह की कोई बात की जाए। बिल्कुल, ऐसे कोई साक्ष्य सामने नहीं आए जिसके आधार पर यह पुख्ता हो जाए कि पॉक्सो एक्ट लग सकता है। आपके पास आएंगे, हमारे संवाददाता कुलदीप भरत भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपके पास आएंगे, जितना पॉक्सो एक्ट को लेकर जाना, समझा, पढ़ा, पॉक्सो एक्ट अगर लगता है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई भी त्वरित होती है, गिरफ्तारी भी होती है और उसके तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर अब पॉक्सो एक्ट नहीं लगना, यानी कि क्योंकि कई सारे तथ्य, रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसके आधार पर अगर बात की जाए, लेकिन जज साहब के सामने और जज साहब के विवेक पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ये कैसे बयान है। 164 का बयान दिया जाता है, फिर उसे वापस ले लिया जाता है। ये तमाम तथ्य हैं जिसके आधार पर एक निर्णय निकलकर सामने आ सकता है। जी देखिए, जब दिल्ली पुलिस इसमें पूरी जांच कर रही थी, जांच करने के बाद शिकायतकर्ता के जो पिता थे और पीड़िता दोनों ने अपनी शिकायत जो वापस ले ली थी, जो आरोप लगाए थे वो वापस ले लिए थे। और उसके बाद जो यौन शोषण की बजाय भेदभाव का आरोप लगाया था पीड़िता ने। और जब दिल्ली पुलिस पे जब 161 के बयान दर्ज करे गए थे, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज करे गए थे। और जो 164 के बयान जब इसके सामने दिए जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि वो बयान के आधार पर ही सारा केस जो होता है वो चलता है, उसी पर पॉक्सो की तहत गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन ऐसे में जब पीड़िता ने जब खुद कह दिया, सामने आके बयान बदल दिए कि मेरे साथ जो खाली यौन शोषण नहीं हुआ, भेदभाव किया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर एक 550 पेज की चार्जशीट दायर की है, जिसके अंदर केस दाखिल करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करी है, जिसपे अभी 1 जुलाई को सुनवाई होनी है, जिसके बाद ये पॉक्सो एक्ट की धारा हटा दी जाएगी। लेकिन पॉक्सो एक्ट की धारा हटने के बाद भी ब्रजभूषण की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आई, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता है सुमन नारवा, उन्होंने बताया कि जो 7 महिलाओं पहलवानों ने लगाए थे, जिसमें एक नाबालिग थी और 6 महिला पहलवान है भी, उनके
भी आरोप तय होने हैं, उनकी भी चार्जशीट फाइल होनी है, बिल्कुल। जिसके अंदर उसके 354 और 354A, 354B और वही जो उनके एक सहयोगी उनके ऊपर भी 109, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और ऐसे में भी 1 साल से लेकर 30 साल तक का कारावास दिया जा सकता है, जिससे संसद सदस्यता भी रद्द करी जा सकती है। जी बिल्कुल, ये तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ अधिवक्ता हाईकोर्ट के जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चंचल यादव को रुख कर लेते हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए तो अब पॉक्सो एक्ट का ना लगना ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और आज ये हालत है भारतीय जनता पार्टी, यही हालत है। जितने भी हमारी जो बहनें हैं, जिन लोगों ने भी इन सबके खिलाफ कोई अगर जांच की बात करी हो, किसी ने अगर आवाज उठाने की बात की हो, तो वो उसको मुंह की खानी पड़ी हो। चाहे वो चिन्मयानंद स्वामी जी का केस रहा हो, चाहे आपने देखा होगा जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में अगर मीडिया ने इस चीज को अगर बहुत बखूबी तरीके से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए न उठाया होता, शायद वो बंदा भी जेल नहीं जाता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक परिपाटी बन गई है। इनका बस एक सिस्टम है, ये अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, न्यायपालिका से हो लेकर के किसी भी चीज का जो है मिसयूज कर सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर सकते हैं। इनको बस इन्हें जो है केवल जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो खोखला नारा है। आपने देखा होगा यही लोग हैं जो गुजरात के अंदर बिल्किस बानो वाले मैटर पे ये कहते हैं कि संस्कारी लोग उनको छोड़ देते हैं। अब बाकायदा उनका मंत्रिमंडल किया जाता है। हिंदुस्तान के लिए कितनी शर्म की बात है। मैं सच बताऊं, ये अमृतकाल चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री अमृतकाल की चर्चा करते हैं। सोचिए वो बहनें जो लगातार तकरीबन 50। ठीक है चंचल जी, वापस लौटते हैं। दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर एक आक्रोश भी देखने को मिला समाज में और पूरे देश में। अगर देखा जाए इस मामले ने तूल पकड़ा। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं चेन्नई से। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, अब ये सबसे बड़ी चीज होगी पॉक्सो एक्ट वाली जो बात आई है, इसमें मेरे को एक समझ में आता है, अगर उस नाबालिग लड़की के पिता ने ये बयान दिया है तो 100% ये किसी दबाव में दिया गया है। इसके अगेंस्ट में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर उस नाबालिग लड़की ने ये बयान इतने बड़े आदमी के अगेंस्ट में दिया है तो और भी इससे देश का माहौल बिगड़ता है। कोई भी अगेंस्ट में बयान दे सकता है। आज हमारे सीएम पीएम के सामने उनके अगेंस्ट में भी बयान दिया जा सकता है, तो उनकी भी बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। और उल्टा केस से अगर बयान वापस भी ले लिया तो मुझे लगता है अब उस नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ जुड़े हुए थे केसी जैन जी का रुख कर लेते हैं। केसी जैन जी, लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष जो है वो महिला पहलवानों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा था। आज ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि पॉक्सो एक्ट का ना लगना मतलब की राहत। हालांकि कई धाराएं लगाई गई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब ये जो नारा था बीजेपी का, विपक्ष का ये कहना है कि ये नारा बदल गया है। बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ हो गया है, बेटी पढ़ाओ की जगह। देखिए सोनी जी, लंबे समय से हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जी। जब से ये पहलवान बेटियां जब से धरने पे बैठी हैं तब से इस पे बहुत सारी डिबेटें हुई हैं, अलग अलग तमाम सारे चैनलों पे इस पे चर्चा हो रही है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन कर दिया कि एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होने उससे पहले तो नहीं हुई थी ना केसी जैन जी। वो तो महिला पहलवानों ने जब छेड़ा इस मसले को, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है तब जाकर एफआईआर दर्ज होने की नौबत आती है। बड़ी बात है ये भी अपने आप में। जी देखिए, बात ये है कि हमारा जवाब आ जाए। पहली बात तो अगर कोई सवाल करती है तो उसका जवाब आ जाए, और उसमें अगर 4 सवाल जोड़ देंगे एक साथ तो जवाब कैसे आ पाएगा। अरे बिल्कुल, दिमाग को स्थिर रखिए और जवाब दीजिए। नहीं, स्थिर बगैर स्थिर की बात नहीं। आधे सवाल पे अगर दूसरा सवाल होगा तो जवाब कैसे आएगा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। देखिए,
आपने जो सवाल किया उसका भी मैं पहले जवाब दे दूं। दरअसल पहले महिला पहलवानों ने इसकी मांग ही नहीं की, FIR दर्ज। उनकी मांग थी कि एक जांच कमेटी गठित हो और ब्रजभूषण शरण सिंह जी को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। उस जांच कमेटी के लिए ये सारी बेटियां अनुराग ठाकुर जी से मिली थी, एक जांच कमेटी गठित कर दी गई थी और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आने के पहले ये सारी जो सारे लोग बैठे थे धरना प्रदर्शन पे, जंतर मंतर पे, ये सुप्रीम कोर्ट जाते कि हमारी FIR दर्ज। इसके पहले तो इनकी मांग ही नहीं थी FIR दर्ज हो, इनकी तो ये मांग थी कि जांच हो जाए और जांच रिपोर्ट आने से पहले उसमें तो जांच होनी चाहिए थी। उसमें PT ऊषा जैसी राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल थी और उसमें जांच चल रही थी। उनके साथ इन लोगों ने अभद्रता की, बदतमीजी की, वहां से भगाया। जब ये बातचीत करने PT ऊषा वहां पर जाती हैं तो और भी कई सारी महिलाएं उस कमेटी में शामिल थी, उससे भी अभद्रता हुई। लेकिन आज ये सारा विषय नहीं है। आज विषय सोनी जी ये है कि जो जांच की रिपोर्ट आई है, देखिए अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाजपा का ट्रेंड बदल गया है, भाजपा उनको बचा रही है। यानी कि जांच हो जाए, जांच होने के बाद जो परिणाम आए उसको न स्वीकार करके पहले से एक चीजों को मान लेना, पहले से चीजों को मान लेना कि नहीं तय कर लिया आपने कि नहीं उनके ऊपर यही एक्ट बनता है। अरे जब उनके पिताजी कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, यानी कि आप थे वहां पर, क्या आप तय करेंगे? क्या आप पुलिस है क्या कि आपकी वो बेटी है आपकी जो है आपको उसने बताया था? ये तो केसी जैन जी आप भी तय नहीं कर सकते, ठीक है ना? कोई पुलिस है ना कोई अधिकारी है, ये तय करने के लिए कोई नहीं बैठा। लेकिन हम नहीं तय कर रहे हैं, हम नहीं देश तय की कर रहे बेटी और बेटियां सामान्य बेटियां नहीं है, देखिए अरबों में एक हैं करके डिबेट नहीं हो पाएगी। जिन लोगों ने ठीक है चंचल जी, आपका वक्त आए तो बोल लीजिएगा, थोड़ा सा बात पूरी हो जाने दीजिए केसी जैन जी की। सवाल जवाब होगा तो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, केसी जैन जी अपनी बात को पूरा करिए। मुझे पता है आप लोग भाग जाते हो। नहीं आप जो भी कहना है कहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भगा तो आपको जनता ने दिया। केसी जैन जी मुद्दे की बात पर रहकर आप लोग बात करिए। केसी जैन जी अपनी बात को पूरा करिए। आप हथिया की भगा दिया। मैंने पूछना था, पूछा कि बता दो क्या 2019 में भगाया लतिया के, 2017 में भगाया, 2022 में भगाया। मुद्दा ये नहीं है केसी जैन जी, मुद्दे पर रहकर आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। चंचल जी आपके पास आएंगे तब आप बात कीजिएगा। जनता ने लतिया के भगाया, आपके गठबंधन को स्वीकार किया, ना मायावती जी के साथ स्वीकार किया, ना राहुल जी के साथ स्वीकार किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपको कहां स्वीकार किया? जनता ने आपको स्वीकार किया, RLD के साथ स्वीकार किया। चलिए ठीक है, कौन किसको स्वीकार करता है अभी आगे भी चुनाव और लोकसभा चुनाव आने बाकी है, तब भी ये साफ हो जाएगा। अगर हम पिछली बात ना करें तो बेहतर होगा। मुद्दे में रहकर आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। केसी जैन जी, गायत्री प्रजापति को गले लगाए क्यों बैठे? इनका हलक सूख जाएगा, जवाब नहीं निकलेगा। केसी जैन जी आप कहां पर भटकाने वाली बात कर रहे हैं? चंचल यादव जी अपना जवाब बताइए, अपना जवाब। चंचल यादव जी आपके पास आएंगे तो आप बात पूरी करिएगा। केसी जैन जी और भी गेस्ट हैं, उनके पास जाना है। जवाब दो आप। केसी जैन जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले दर्शक की राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सुनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कानून का राज होगा। अगर सांसद और विधायक और नेता लोग अगर कोई गलत काम कर दें तो उनके लिए कोई कानून नहीं होता है क्या? कानून तो सभी लोगों के लिए है ना, बिल्कुल। चाहे छोटे स्तर का आदमी हो या बड़े स्तर का, या सांसद या विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, अगर वो गलत करता है तो उसके लिए सम्मान है। आम जनता कोई गलत काम करती तो उसको पर सारे बिल्कुल ठीक बात है, कानून सबके लिए बराबर होता है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। कानून चाहे आम हो या खास हो, कानून सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर आज जनहित में हम चर्चा कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल गई है, इसको लेकर हम चर्चा। सबसे पहले दर्शक गिरीश जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। कहते हैं आज उन्होंने चार्जशीट तो दाखिल कर दी है, लेकिन मैं टेलीविजन में जब से ये कांड हुआ है हमने बहुत कुछ देखा है, हर चैनल में देखा है। देश के एक आदमी ने अपनी दमंगी से, अपने धन से, वैभव से देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हमारे नेता को ललकारा है, हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हमारे मंत्रियों को ललकारा है, सरकार के सचिवों को ललकारा है। आज वक्त आ गया है कि देश की सरकार साफ साफ बता दे
कि वह देश की इज्जत और मर्यादा के साथ है। देश नहीं विदेश तक से अगर कोई काबिल वकील लाना पड़े तो सरकार लाए और इन लड़कियों के साथ खड़ी हो और ललकारे ऐसे बदमाशों को। छोड़ दो भारत, तुम्हें भारत में रहना है तो लड़कियों का सम्मान करना है, हमारी बेटियों का सम्मान करना है। ये संदेश अब सरकार को देने का वक्त आ गया है। अभी तक कोई व्यक्ति कहता था क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, अब सारी बातें सामने है। क्या वो करेगा जो कह रहा था? नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे बेइज्जत आदमी कभी कुछ नहीं करते, केवल धमकाते हैं देश को। तो धमकाना बंद हो जाए, इस देश को नसीहत मिल जाए, इस सारे देश को और बदमाशों को। सरकार पूरी हिम्मत से ताकत से खड़ी हो, ये हरा नहीं पाएगा सरकार को, मेरी गारंटी है कि हरा नहीं पाएगा सरकार को। धमकाता है केवल, सरकार पूरी मुस्तैदी से खड़ी शुक्रिया हो कन्याओं के गिरीश साथ। जी मेरी यही राय साझा करने के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक नाराजगी भी दर्शकों की सामने आ रही है। आपके पास आएंगे, प्रमिला मिश्रा जी भी हाईकोर्ट की अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रमिला मिश्रा जी, आपके पास आएंगे। ये पूरा घटनाक्रम आपने शुरू से लेकर अब तक आपने देखा किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल की, किस तरीके से पूछताछ की और कितनी लेट लतीफ़ी के साथ की। ये पूरा वाकया से मुझे लगता है हर कोई वाकिफ होगा। तो इस पूरे मामले में अब पॉक्सो एक्ट का ना लगना, हालांकि अभी जो 6 महिला पहलवान हैं, बालिग महिला पहलवान के आरोपों के आधार पर कुछ धाराएं लगाई गई हैं, उनका भी जिक्र करेंगे कि उन धाराओं के आधार पर क्या कैसी सजा और आगे क्या होगा। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ेंगी? प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले तो किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण जो होने लगता है वो गलत है जी। अगर कोई अपराधी है तो सिर्फ अपराधी है, अभी वो अपराध उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ। दूसरी बात, पुलिस ने रिक्वेस्ट की है ये कि इनके ऊपर पॉक्सो ना लगाया जाए। वो कोर्ट के विवेक पे निर्भर करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अब वो कोर्ट कितना हिम्मत कर पाता है इतने बड़े राजनीति के उस पे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट जो होता है वो उस पे उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि ये इस पे पहले ट्रायल करे, उसके बाद में वो बताए। इनका एक अकेले कह देना कि हम वापस लेते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाइए, पूरा हिंदुस्तान उस पर व्यस्त हो जाता है और चर्चा करता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, और पब्लिक परेशान होती है। लोग, बेटियां दहशत में आती हैं कि वहां हम जाएं कि ना जाएं। उसके बाद आप अचानक जाके वापस ले लेते हैं। ये राइट नहीं था इनका, जबकि 164 का बयान कोर्ट के मुझे खाली पुलिस के सामने हुए तो मान लिया जाता। अब आपने 164 का बयान आप कोर्ट के सामने भी दे दिया है तो आप कैसे वापस ले सकते हैं? बिल्कुल। ये अभी कोर्ट के संज्ञान में आना बाकी है। उसका अधिकार क्षेत्र है, पुलिस इस पे कुछ नहीं कर सकती। चार्जशीट उन्होंने फाइल करती है, वो बात दूसरी है। चार्जशीट में क्या क्या कोर्ट एक्सेप्ट करती है, क्या उसमें उनसे पुनः मांग करती है, ये कोर्ट के पर डिपेंड करता है। उसमें ये बात सही है कि जो आयु एक बार लिख देता है सुप्रीम कोर्ट तक, वो वही उसी आधार पे सारी जांच होती है, उसी आधार पे पूरा मुकदमा निर्भर करता है। पर यहाँ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार इसीलिए कर लिया जाता है कि बाद में गवाहों को धमकाया न जाए या जो शिकायत करता है उसके ऊपर कोई प्रताड़ित ना करे जाके। और यहाँ पे वही पहली गलती यही हुई है कि इनको पॉक्सो के तहत तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया है। बिल्कुल, और इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, आम जनता भी सवाल उठा रही है और नाराजगी भी इस बात को लेकर देखने को मिल रही है। अभिनव पांडे जी, आपके पास आएंगे। अभिनव जी, देखा जाए तो 164 का बयान, पहले 161 का बयान, फिर 164 का बयान, फिर इसके बाद वापस ले लिया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है। तो ऐसे में तो अब उल्टा नाबालिग ने बयान वापस लिया, वजह दलील जो भी दी उसने कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया और इसलिए हमने ये ब्लेम कर दिया, तमाम दलीलें सामने आ रही हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद आप वापस ले लेते हैं, तो ऐसे में तो कार्रवाई नाबालिग के ऊपर बनती है? बिल्कुल बनती है। 161 का बयान तब भी बदल सकते हैं। अभिनव जी से सवाल है प्रमिला जी। जी बनता है जी। 164 का जो बयान बदला है वो गलत है जी, वो नहीं बदला जा सकता। अभिनव जी अनम्यूट कर लीजिए, सवाल मेरा आपसे है। वो ट्रायल कोर्ट का मैटर था, यहाँ पे नहीं था। यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, ये गलत हुआ है। ये अभिनव जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अभिनव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिएगा जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी।
मैम सबसे पहले पॉक्सो एक्ट के बारे में जानते हैं। पॉक्सो एक्ट जो था 2012 में लागू हुआ, क्योंकि नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाले किसी भी दुराचार जो होता है, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, रेप हो गया, उसके लिए पॉक्सो एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े किसी भी मुकदमे में सुलह नहीं होगी, सुलह नहीं होगी। और पॉक्सो एक्ट था तुरंत गिरफ्तारी का प्रोविजन है। पॉक्सो एक्ट में एक महिला, एक लड़की, एक बच्ची अपना मुकदमा दर्ज करवाती है, जिसमें मुझे हंसी आती है इस बात पे, जिस दिल्ली पुलिस की मैं बहुत तारीफ सुनता आया हूँ और मुझे लगता था बहुत काबिल है, उस पॉक्सो एक्ट में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये लगाया कि एक नाबालिग बच्ची अपना बयान वापस ले रही है और ऐसा कह रही है कि हमें लिया नहीं गया, इसलिए हमने एलिगेशन लगाया। लेकिन उस बच्ची के पिता को समझाने वाले समझा नहीं पाए, जैसे प्रमिला मैम ने कहा, बहुत सही कहा, क्योंकि जब अपराधी जेल में होता है तो धमका नहीं पाता है। बिल्कुल समझाने वाले नहीं समझा पाए कि जिस मुकदमे को आप वापस ले रहे हैं वो खुद ही एक गैरकानूनी कृत्य है। तो पॉक्सो एक्ट में ये कह देना कि एक लड़की ने फर्जी एलिगेशन लगाया, ये तो बहुत बड़ा क्राइम खुद में ही है। लेकिन अब देश का संविधान है, कानून है, उसके अगेंस्ट में जाके जुडिशरी भी किसी चीज को एक्सेप्ट कर रही है और पुलिस इस तरीके की हरकत करती है, वो देख के हंसी आती है मुझे। मतलब दिल्ली पुलिस एक नाबालिग का 161 और 64 का बयान होने के बाद न्यायालय में इस तरीके के बयान को दर्ज करके ले जाती है पेश करने के लिए कि वो अपना मुकदमा वापस लेना चाहती है। क्या ये समानता, क्या कानूनी तौर पे जो हमें राइट टू इक्वलिटी मिली है, क्या वो समान है? एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जब एक नाबालिग लड़की गलती से किसी लड़के के साथ पकड़ी जाती है बगीचे में भी, वही उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर FIR करने की धमकी देती है, FIR तक दर्ज होता है और जेल भेजा जाता है लड़का। ये कहते हो कि लड़की नाबालिग है, सिर्फ लड़की नाबालिग है, जबकि लड़की ये कह भी नहीं रही है कि मुझे जबरदस्ती ले जाया गया, क्योंकि वो 16-18 साल से कम है। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग लड़की की सहमति भी, अगर एक नाबालिग लड़की सहमति भी देती है कि मैं सेक्सुअली रेडी हूँ किसी भी चीज के लिए, या मुझे छेड़ भी लो, मान्य नहीं है, वो पॉक्सो एक्ट के तहत क्राइम ही है। और उसमें दिल्ली पुलिस ने इस तरीके का मतलब रिपोर्ट लगा रही है, तो इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा एविडेंसेस को खरीद फरोख्त की गई है, कितना ज्यादा इसमें दबाव डाला गया है और किस प्रकार से वो परिवार डरा हुआ है जिसको न्यायालय ने सुरक्षा भी नहीं दी होगी। और लखनऊ में हुए इस हत्या में, जघन्य हत्याएं जो हुई हैं, उसको देख के परिवार के अंदर भी एक डर भयभीत हो गया होगा कि ये मौजूदा सरकार कुछ भी कर सकती है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। अभी हाल फिलहाल की घटना है, ईश्वर बहुत प्रबल शक्ति दे, राम मंदिर का आदेश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सोचिए पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि ये तो मोदी जी का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया। ऐसी एक हर आदमी डरा हुआ है कि यह सरकार चलाने वाला ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जुडिशरी चला रहा है, और इसी धारणा को न्यायालय को खत्म करना है। अगर न्यायालय ने इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई नहीं की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कंप्रोमाइज लगवाया है, तो ये तो फिर अपराध की हत्या है, वो कानून की हत्या है। इसके लिए तो मैं कुछ केसी जैन जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़े हुए हैं, संजय जी लखनऊ से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। संजय जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी, मैं अपनी राय ये देना चाहता हूँ कि ये सब मैं जो देख रहा हूँ कई दिनों से, जब सरकार निष्पक्ष होती है जी, तो उसके लिए जो है उनको ये करना चाहिए, जो नीति संगत है उसके अनुसार काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पहले संज्ञान लेना चाहिए इस चीज को। इतने दिन से इस तरह की स्थितियां हो रही हैं, अभी तक जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, और इतने बड़े बड़े केसेस में स्वयं वो लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है। अब मैं किसी के पक्ष में विपक्ष नहीं बोल रहा हूँ, जो नीति संगत है, जो न्याय संगत है, वो काम होना चाहिए, चाहे वो उनका अपना पक्ष हो, चाहे इनका अपना पक्ष हो। इससे देश की छवि गिर रही है और हमारे देश का नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल, ये मैं इतना कहना, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। केसी जैन जी, ये दर्शकों की राय है जो आप सुन पा रहे हैं। दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय साझा कर रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर इतनी लेट लतीफी और इसके बाद एक राहत भरी खबर सामने आ जाती है। क्या वाकई निष्पक्षता से काम किया गया? दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई निष्पक्षता के साथ? जी देखिए सोनी जी, अभी बहन प्रमिला जी जो बात कह रही थी कि ये न्यायालय को देखना है। लगभग 550 पन्नों की जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने पेश की है, उसमें लगभग 150 गवाह हैं
150 गवाह लगभग उसमें हैं, और उन गवाहों की रिपोर्ट, गवाहों के बयानों के साथ साथ जो पीड़िता है जिसने आरोप लगाए उसके भी उसमें बयान है, उसके पिता की बयान है, उसके साथ साथ 150 अतिरिक्त लोगों के उसमें बयान है। अब उस पे न्यायालय को तय करना है जांच के बाद में कि न्यायालय को उसमें क्या करना है। जो रिपोर्ट पुलिस सौंप रही है उसको कॉग्निजेंस लेती है। लेकिन केसी जैन जी, प्रमिला मिश्रा जी ने यह भी कहा कि पॉक्सो एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है। नहीं, हम इस बात का भी जवाब दे मैं भी पेशे से वकील हूँ, हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर हूँ मैं भी जी, और तब तो बेहतर समझते होंगे। इस डिबेट में, इस विषय की डिबेट पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिवक्ता बैठे, उन्होंने भी अपनी राय रखी जी, मैं उनकी राय रख रहा हूँ। एक तो ये होता है कि देखिए, अगर कहीं पे भी इस तरीके के आरोप लगते हैं, भले ही वो नाबालिग बच्ची हो, उसमें छेड़छाड़ के आरोप हो, तो वहाँ पॉक्सो एक्ट लग जाएगा क्योंकि नाबालिग में अगर कोई भी आरोप लगता है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो जाहिर सी बात हो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन उसके साथ में ये है कि एलिगेशंस कब लग रहे हैं। अगर एफआईआर डिले है, और एफआईआर डिले कितनी है, 2-4-5 दिन, 2-4 महीने नहीं, 4-4, 5-5 साल एफआईआर अगर डिले है, तो उस पे गिरफ्तारी की जहां तक बात है वो वहां पे तत्काल आवश्यकता नहीं रह जाती है जब तक उन चीजों की जांच ना हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वकील बैठ करके उनका ये वर्जन था कि अगर 4-4, 5-5 साल डिले है, आज वो लड़की बालिग है, बालिग की नहीं, आज वो 4-5 साल एक्स्ट्रा है बालिग से, आज उसको इन चीजों की याद आ रही है, तो उन चीजों के ऊपर, वो भी ऐसा नहीं है कि घर में बर्तन चौका करने वाली कोई बेटी है, वो बेटी ऐसी बेटी है जो फाइटिंग करती है, बॉक्सिंग करती है, कुश्ती लड़ती है, रेसलिंग करती है, बाहर जाती है, और उसके सपोर्ट में आज इतने सारे लोग खड़े हैं, उसके सपोर्ट में विपक्ष भी पूरा खड़ा है, उसके साथ के लोग खड़े हैं, तमाम सारे और लोग खड़े हैं। उसके बाद में इस तरीके की बातें आना कि उसको डरा धमका दिया गया, अगर डरा धमका दिया गया, बयान तो दबाव में भी चेंज हो सकते हैं। सोनी जी देखिए, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि एलिगेशन लग जाने का मतलब कोई जांच ही नहीं होना चाहिए था, उनको सजा हो जानी चाहिए थी, इसका मतलब तो ये हो गया। क्योंकि अगर जांच में ये आ रहा है कि भाई एलिगेशंस गलत थे, तो ये कह दिया कि एलिगेशंस, लेकिन ठीक है, अभिनव जी से भी इस बात को समझना चाहेंगे कि क्या इस बात की गुंजाइश होती है अगर पॉक्सो, चंचल जी आ रहे हैं आपके पास, पॉक्सो एक्ट लग जाता है जी। सोनी जी 30 सेकंड में बात कर रहा हूं, 30 सेकंड आप मीटर चला दीजिए सेकंड इसका। देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद में भी जो कुछ भी हुआ है, जो भी जांच की रिपोर्ट आई, पुलिस ने जो भी जांच की है, उसके बाद में ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय का अधिकार है कि न्यायालय उस पर देखेगी कि एफआईआर चाहे दाखिल हो, चाहे चार्जशीट दाखिल हो, या उसमें धारा वापसी की लिए एप्लीकेशन दी गई पुलिस के द्वारा, उस पर बिल्कुल न्यायालय सारी चीजों का संज्ञान लेकर के उसके बाद न्यायालय आदेश करेगा। अभी तो न्यायालय का कोई आदेश आया नहीं है कि उस पर क्या होगा, और अगर न्यायालय भी उसको एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि न्यायालय ने सारी चीजों को देखा, उसके बाद एक्सेप्ट किया। 150 लोगों के गवाह हैं, 150 लोग उस पर गवाह हैं, 5-5 साल तक इंतजार किया, उसने आरोप नहीं लगाए, उसने आरोप लगाया, उसके बाद उसने कहा हमारे आरोप ऐसे नहीं थे, हमें चाहते कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पे ना रहे, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमको खेलने के लिए नहीं भेजा गया, इसलिए हम आरोप लगाए। तो क्या उसकी बातों की सच्चाई ना होकर के हम लोग जो बैठे हैं, हम लोगों के बयान के हिसाब से यही बात तो जब आरोप लगाए गए थे तो तब भी जांच हो जानी चाहिए थी, तब भी उसमें लेट लतीफी की गई थी। नहीं, लेट लतीफी देखिए सोनी जी, ऐसे मामलों में जब 150 लोगों के बयान आए, क्या सिर्फ एक लोगों के बयान के आधार पर डिसीजन हो जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। डिसीजन होने के लिए जो एक प्रक्रिया है पुलिस की, और पुलिस को भी एक एक चीज का जवाब न्यायालय में देना होता है। ऐसे में जितने भी लोग उससे संबंधित थे, चलिए चंचल जी का रुख कर लेते हैं, टाइम अप हो गया। केसी जैन जी दाखिल किए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ सोनी जी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, इस पे न्यायालय निर्णय लेगा। ठीक है, न्यायालय का क्या निर्णय निकल कर सामने आएगा वो फिलहाल देखना होगा। अभी मौजूदा हालात पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसी पर बने रहे तो बेहतर होगा। चंचल जी, क्या निष्पक्षता से यहाँ पर जांच हुई? क्या दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई? अब जो 550 पन्नों की सबमिट किए गए हैं, रिपोर्ट सौंपी गई है, तो क्या लगता है? हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कोई भी ऐसा सबूत निकलकर सामने नहीं आया, जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुए, क्योंकि कोई ऐसा ऑडियो और वीडियो सामने नहीं आया। दाखिल कर सकती है, ऑब्जेक्शन कर सकती है कि नहीं हमारे बताओ। ठीक है, आते हैं किसी जैन वो लड़कियां जिन लोगों ने जो हमारे देश का नाम
रोशन करने वाली बेटियां हैं, खुद वो अपनी बात कह रही हैं। उसके लिए जो है अभी बहुत सारी बातें, जैन साहब ने कहा कि मैं खुद वकील हूं, और ये एक बात का जवाब सीधा नहीं दे पाए कि पास्को एक्ट के तहत जो है जब किसी के ऊपर पास्को एक्ट लगता है उसकी गिरफ्तारी तत्काल होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। अगर नहीं है, उन्होंने कंडीशंस बताई हैं, कंडीशंस होती हैं, कुछ में हो जाती है लेकिन कुछ में नहीं होती। कोई सामान्य आदमी है क्या? सुप्रीम कोर्ट सामान्य आदमी है? सुप्रीम कोर्ट ने आप बताओ क्या उनका? चलिए ठीक है, केसी जैन जी आते हैं आपके पास, चंचल जी की बात सुन लेते हैं। गिरफ्तारी के लिए जिस तरीके से FIR के बाद तरीके से यही बेटियां अभी सुप्रीम कोर्ट मीडिया में के की सामने गिरफ्तारी हो, तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मना कर दिया। सामान्य बात है। जांच होने दीजिए। आज पूरे देश में, पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तान के ऊपर हंस रहे होंगे कि देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या बात है, गायत्री प्रजापति में नहीं हंस रहे हैं, लोग केवल जो है आप उसकी केवल पहला वाक्य नहीं सोनी जी, मैंने आपको बताया कि छिंदवाड़ा ने। ठीक है केसी जैन जी, आपका टाइम है तो बोलिएगा, बात पूरी होने दीजिए, सुनने दीजिए। अभी आप बोल रहे थे ना, आते हैं केसी जैन जी। के बारे में क्या बयान, उसके बारे में एक दो टिप्पणी कर दीजिए। पहले शाम तो सुन लो भाई, पूरी बात सुन लो। क्या बयान है आपका? गायत्री प्रजापति के बारे में आपका क्या बयान है? अभी सोनी जी आपको मुद्दा दूसरा है, केसी जैन जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। आपको सवाल करना चाहिए, आपके माध्यम से हमारा। बिल्कुल केसी जैन जी, आपका समय आएगा तो आप जरूर अपनी बात को रखिएगा, लेकिन मुद्दे से मत भटकाइए। चंचल जी की बात पूरी होने दीजिए। इसके साथ गायत्री प्रजापति ने गैंग रेप किया, वो बेटी नहीं है, इसमें रेप है 373 है, यहाँ तो 354 का मामला है, यहाँ तो 354 का मामला, 376 का मामला है। जिसके साथ रेप किया, बलात्कार किया गायत्री प्रजापति ने, वो बेटियां नहीं देश की, वो कोई और है क्या? उनको पार्टी से बाहर तक नहीं किया, गले लगाए बैठे हैं आप। तो क्या आप भी करेंगे केसी जैन जी? क्या अगर समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया तो आप भी ऐसा करेंगे? आप ये चीज साफ कर रहे हैं कि आप भी ऐसा कर रहे हैं केसी जैन जी? सोनी जी आपको सवाल, आप मुझे जैन साहब एक बात बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इस बात का जिक्र मत करिए, हम मौजूदा मुद्दे की बात करिए। सोनी जी, आपने एक बार भी सवाल नहीं किया गायत्री प्रजापति को पार्टी से बाहर अभी तक क्यों नहीं किया, ऐसे गैंग आरोपी को क्यों नहीं? आप अरे अब समर्थन सत्ता में आप हैं और आपके सत्ता में जो घटनाक्रम सामने आया उससे रिलेटेड हम सवाल कर रहे हैं केसी जैन जी। केसी जैन जी ठीक है, जो पूर्व में किया गया दूसरी पार्टियों के द्वारा, दूसरी सत्ता के द्वारा, क्या आप भी वैसा करेंगे? सोनी जी, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं जो गायत्री प्रजापति ने किया, और आपको भी उसकी निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल, निंदा किसी भी पार्टी से, हमारा कोई पार्टी के साथ या पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर आपको हमारा सवाल गलत लग रहा है तो बेशक लगे, लेकिन हम मौजूदा वक्त के हिसाब से सवाल करेंगे ना, मुद्दा क्या है उस लिहाज से करेंगे। गायत्री प्रजापति के मुद्दे को लेकर हम सवाल बहुत पूछ चुके हैं, आपकी जवाबदेही है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप सवाल गलत कर रही हैं? न्यायालय तय करेगा, मैं तो कह रहा हूँ ये तय करेंगे। आप क्या सवाल पूछोगे? आज जो कलम पर चलिए चंचल जी अपनी बात को पूरा करिए, और भी मेहमान हैं। मैं इनसे केवल इतनी बात पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे बता दो कि क्या चिन्मयानंद स्वामी वाले मैटर लड़की जेल गई थी नहीं गई थी, जिसने आरोप लगाया था? क्या बताओगे उसके बारे में? अरे वो तो आपके वहां भी रहे, चलिए गड़े मुर्दे मत उखाड़िए आप लोग। अब आगे पार्टी में भी रहे, आगे तो आरोप लगे थे आपकी पार्टी में रहते हुए, लंबी वीडियो है, जैन साहब डाउनलोड करना मिल जाएगी आपको। चलिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, इसके बाद अभिनव पांडे जी का रुख करेंगे। केसी जैन जी, आप का वक्त आए तो जरूर आप बोलिएगा, और भी मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रवेश, अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है इस मामले को लेकर कि हमारे पास कुछ फोटोज आई हैं सामने जिनमें ये कहीं से साबित नहीं होता है कि ये आरोप सिद्ध होते हैं। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है, आप अपने वक्त पर बोलिएगा। चंचल जी, केसी जैन जी, आपको जानकारी नहीं है, गायत्री प्रजापति पार्टी से बाहर है पहले से ही, आपको जानकारी करके बैठी है यहाँ पे। झूठ फैलाने का काम मत करिए यहाँ चैनल में बैठ करके। अरे उनकी पत्नी को टिकट दिया आपने और अभी तक तो पार्टी में है, कब पार्टी से बाहर किया भाई? गायत्री प्रजापति की बात आप कर रहे हो। चलिए, गायत्री प्रजापति मुद्दा नहीं है केसी जैन जी, समझिए इस बात को। जुमलेबाजी से नहीं काम चलने वाला है। चंचल जी और गायत्री प्रजापति ये मुद्दा नहीं है। चंचल जी, केसी जैन जी, हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं?
प्रवेश शर्मा, के मुद्दे पे बात हो रही है, इधर की बात कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अरे तो आप तय कर लेंगे, आप तय कर आपके पास आएंगे तो ही आप लोग जवाब दीजिए, अदरवाइज आप थोड़ी देर शांत बैठिए। केसी जैन जी, चंचल यादव जी, थोड़ी देर आप अपने वक्त पर बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रवेश शर्मा जी, आपसे हमारा सवाल था। पूरे प्रकरण मामले की बात करें तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले को लेकर पहले ही लताड़ लगाई थी। दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने पहले भी पूछा था कि इस मामले में एफआईआर में देरी हुई, तो जांच में देरी हुई, उसको लेकर दिल्ली पुलिस को पहले ही कोर्ट से फटकार लग चुकी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब चार्जशीट फाइल हुई है तो उसमें दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं कोशिश की है ये कोर्ट को बताने की कि इस मामले में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं आपको कि 7 महिला पहलवान आरोप लगाते हैं, उसके बाद एक महिला जो नाबालिग थी उस समय, वो अपने बयान से पलट जाती है। इस मुद्दे को लेकर खुद साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने ये बात को बयान दिया था कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। लेकिन आज जब चार्जशीट फाइल हुई तो उस बात को सीधा स्पष्टीकरण हो गया, जबकि सोशल मीडिया में ये बातें कई दिनों से चल रही थी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो नाबालिग लड़की का जो बयान वापस हुआ है, उससे सबसे पहली बात यह है कि ब्रजभूषण को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि अगर कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि जांच में दिल्ली पुलिस को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो पॉक्सो एक्ट हटने से थोड़ा सा जो है ब्रजभूषण का बचाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉक्सो एक्ट की जो कार्रवाई होती है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से ढिलाई बरती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जी बिल्कुल। कुलदीप भरत आपके पास आएंगे। अब आगे देखा जाए तो 6 जुलाई को कुर्सी महासंघ के चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इसमें हिस्सा ले सकते हैं? उनके परिवार से जुड़े हुए लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं? जी देखिए, तो अभी जिस तरह से भी ये सारी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसको लेकर अभी अगर ये इन पर दबाव बनाया जाता है, इनको वैसे WFI के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन अगर आने वाले जो 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसी भी तरह से इनको अगर इस पार्टी के WFI के अध्यक्ष के पद के अगर इनको दोबारा से इनको चुनाव लड़ाती है तो कहीं ना कहीं आपसी फूट के काफी विरोध झेलना पड़ सकता है, पब्लिक का भी, जनता का भी, और कई विपक्ष को भी एकजुट होने का इसमें मौका मिल रहा है। विपक्ष लगातार पहलवानों की खबर को लेकर जो केंद्र सरकार पर हावी होता नजर आ रहा है। भाई अगर ब्रजभूषण को दोबारा से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ता है या उनके परिवार से टिकट दिया जाता है तो कई तरह के जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उनको खारिज करते हुए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उन पर विपक्षी पार्टियां जो केंद्र सरकार पर सीधा तौर पर कहीं समर्थन देने का उनको दबाव बनाएंगे कि समर्थन दे रहे हैं ब्रजभूषण के खिलाफ। और जिस तरफ से पॉक्सो एक्ट के तहत अभी तक गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ प्रमिला मिश्रा जी जुड़ी हुई है। प्रमिला मिश्रा जी, अब आगे क्या? ये तमाम एलिगेशन इसके बाद अभी पॉक्सो एक्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 6 बालिग महिला पहलवानों के और भी आरोप हैं। उनके आधार पर अगर आगे फ्यूचर की बात करें तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह का आगे फ्यूचर क्या है? आगे क्या? अनम्यूट कर लीजिए। आगे जो आरोप लगाए गए हैं उसमें बहुत ज्यादा उनको सजा का प्रावधान नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा है। उससे ऐसा इनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और जो अभी इसने बयान बदल दिया है उससे इनको फायदा ज्यादा हो रहा है। सच बात तो यही है। और ये भी बिल्कुल सत्य है कि जो आयु एक बार रिपोर्ट लगा देता है वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की उसी आधार पर पूरा मुकदमा बेस करता है, कोई उसको काट नहीं पाता। जो सच बात यही है। और वो इन्होंने अपने फेवर में लगवा लिया है। अब वो कैसे लगा है कैसे नहीं लगा है उसको वो ही जानते होंगे या वो पुलिस वाले जानते होंगे। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की भी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि निष्पक्षता। कार्यशैली पे भी आप कैसे उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि जो उनके पास साक्ष्य होंगे, जो उनको गवाही मिली होगी, उसी के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट लगाई है। उन्होंने अपनी तरफ से तो साक्ष्य मौजूद नहीं किया होगा कहीं पे, न किसी को खड़ा किया होगा। जो उनके पास सबूत आए उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट बना दी है। अब आपको तो बेहतर पता होगा, साक्ष्य तो बदले भी जा सकते हैं और बयान भी दबाव में बदले जा सकते हैं। आपको बेहतर पता होगा। अभिनव जी आपके पास आएंगे। अब पहले गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल, अभिनव जी आपके पास आएंगे। आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354 और 354A, 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। कितनी सजा और इन धाराओं के तहत क्या कुछ आगे है, इसको थोड़ा सा समझाइएगा। सबसे पहले तो मैं राजनीतिक पार्टियों के जो हमारे मित्र बैठे उनसे कहना चाहूंगा कि महिलाओं से जुड़े किसी भी जुर्म पर आपसी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जो लड़की ने बयान दिया उसे कौन हत्या कौन दोषी है, वो लड़की या तो उस तकलीफ को जान सकती है, क्योंकि नाबालिग लड़की उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई और बाद में किस जी अभिनव जी आपके पास वापस लौटते हैं, दर्शक जुड़ी हुई हैं। नीतू जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। मैम देखिए, आज की डेट में अगर ये कहा जा रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है तो ये बिल्कुल गलत है जी। अगर किसी आम आदमी पर पॉस्को एक्ट लगता है तो क्या तुरंत उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है? और बेटियों को डराया धमकाया गया है तभी इस तरह का हो पाया है। केस वापसी के लिए वो कह रही है। सारे संस्थान तो मैम सरकार के अंडर में है, तो दिल्ली पुलिस कुछ अलग नहीं है उनसे, जो चाहे करें ये लोग। और जो मैम केसी जैन जी कह रहे हैं कि वो बर्तन चौका करने वाली बेटियां नहीं हैं, वो रेसलर हैं, तो ये तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि वो रेसलर हैं। जब रेसलर की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम लड़कियों का क्या होगा? बिल्कुल, तो बेटियां सबके लिए बराबर है मैम। और सरकार जो है जो सुन नहीं रही है बात, इस समय प्रधानमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कुछ, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं लोग लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, इन्होंने इस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित कर दिया है। शुक्रिया नीतू जी राय साझा करने के लिए, और बेहद महत्वपूर्ण राय है। केसी जैन जी आप सुन पा रहे होंगे, अभिनव जी आपके पास आएंगे, अपनी बात को पूरा कर लीजिए, इसके बाद रुख करेंगे केसी जैन जी का। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से एक लड़की ने अपना 354 है, इसमें कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सिंपल से है। 354 में बेल भी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी उनको इजिली बेल देते, सांसद है। पॉक्सो एक्ट गंभीर धारा है, पॉक्सो एक्ट में बेल मिलना मुश्किल होती है और पनिशमेंट 100% होता है 354 में भी। अब सबसे बड़ी बात है कि वो जो लड़की जिस तरह का बयान बदला वो भी पहलवान बेटी थी। जब अभिनव जी एक और अहम सवाल, अगर ये पॉक्सो एक्ट हट गया, इसके बाद अगर 6 जुलाई को ये कुश्ती महासंघ के चुनाव भी होने हैं, तो इसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह की इसमें हिस्सेदारी हो सकती है या उनके परिवार से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति की? मैम मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका खुद का एक बहुत बड़ा कद है पूर्वांचल में, बहुत सम्मानित है। और मैं उनको बहुत अच्छी तरह पर्सनली जानता तो नहीं हूँ, उनके मैं सुना बहुत। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, वो अभिनव पांडे हो, केसी जैन, किसी भी व्यक्ति पे जब कोई एलिगेशन समाज के किसी एक नाबालिग लड़की या लड़कियों द्वारा लगाया जाता है ना, तो उसको अपनी इज्जत खुद बचाने के लिए किसी चीजों से दूरी बनानी चाहिए और अपने आप सहयोग करना चाहिए उस जांच में, ना कि इस तरीके का बयान भी जिस तरीके का है, मैं तो शिलाजीत खाता हूँ, देखता हूँ कोई मैटर। और परसों का किया गया शक्ति प्रदर्शन साफ साफ बताता है कि वो अभी भी जानते थे कि उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता है, ये एक साफ साफ था। लेकिन अगर पॉक्सो एक्ट में दिल्ली पुलिस ने नियमता गिरफ्तारी की होती तो शायद आज रिजल्ट दिखा होता। मैं नहीं कहता कि क्या सही क्या गलत, पर सुप्रीम कोर्ट सब केसी जैन जी तो कह रहे हैं कि कुछ मामलों में पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद भी पहले जांच होती है और फिर इसके बाद गिरफ्तारी होती है। मैम केसी जैन जी उन मुकदमों का नाम बता दें, हम भी तो संज्ञान ले लें, हम तो यही सिविल कोर्ट। बताइए केसी जैन जी। केसी जैन जी कोई ऐसा मुकदमा बता दें, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बताइए। पहली बात तो ये है कि जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में, मैं बता रहा हूँ सुनिए, पूरा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और सुप्रीम कोर्ट ये बेटियां गई थी गिरफ्तारी के लिए कि FIR दर्ज हो गई है, अब गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जांच होने दीजिए, हम इसके लिए नहीं बैठे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका मामला सुनते रहें। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं किया गिरफ्तारी के लिए, अगर गिरफ्तारी बनती थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों नहीं किया कि जब 164 का बयान हो जाता है उसके बाद की बात कीजिए। नंबर 1 दूसरी बात ये है, आप बस इतना बता दीजिए कि कौन से मुकदमे में, आप सिर्फ समय कम है केसी जैन जी, इतना चर्चा को आगे बढ़ाने का समय इजाजत नहीं देता है। केसी जैन जी सिर्फ इतना बताइए, कौन से मुकदमे में पॉक्सो एक्ट लगने के बाद के अगर लग जाता है फिर जांच होती है, फिर गिरफ्तारी होती है, वो बता दीजिए। सुनिए सोनी जी, सिर्फ उसमें ही नहीं जिसमें भी 7 साल की ऊपर, अरे जो सवाल किया गया वो बताओ भाई, सब में तत्काल गिरफ्तारी है। और चाहे वो आगजनी का मामला हो, चाहे लूट और डकैती का मामला हो, चाहे 376 का मामला हो, चाहे पॉक्सो का मामला हो गया भाई। अरे गायत्री प्रजापति नहीं गिरफ्तार हुए थे, कहाँ गिरफ्तार? चलिए आप एक ही जगह अटकी हुई है, गायत्री प्रजापति पे अटक गए हैं। केसी जैन जी कैसी बात करते हैं, आप अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गिरफ्तार कराए थे सोनी जी देखिए, बात से अलग बात जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए
जो आरोप लगे थे, आरोप गलत साबित हुए ना। अगर गिरफ्तारी होगी, आरोप तो तब सिद्ध होंगे ना केसी जैन जी जब जांच होगी। आरोप कोई भी किसी को लगाता है तो उसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए, इसके बाद ही वो आरोप सिद्ध होंगे। समय इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो नया मोड़ इस मामले में सामने आया है, ब्रजभूषण शरण सिंह को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पॉक्सो एक्ट का ना लगना मतलब की राहत। हालांकि 6 जो बालिग महिला पहलवान हैं उनका भी राउस एवेन्यू में अभी विचाराधीन है मामला। क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, और साथ ही जज साहब के विवेक पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि ये जो 550 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की गई है इसको लेकर अभी फैसला आना बाकी है। 4 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।